नमस्कार साथियों, आज हम ठेले पर हिमालय शीर्षक के पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला अध्याय कुछ इस तरह से है। ठेले पर बर्फ की सिलें लदे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वह क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। कुछ इस तरह से पहला अध्याय है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। जिसके ठीक नीचे हमें इसी से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कुछ इस तरह होंगे। 1, 2, 3 करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले में होगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हिमालय की शोभा क्या है। 3 सवाल इसी में से इस तरह से पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ पर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमने नीचे लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आप जब किताब में या क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, जिनकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में हमसे संदर्भ पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 करके संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से उद्गत है। इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने बर्फ का वर्णन किया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताता चलूँ, 1, 2, 3 करके सवाल पूछे थे, इसलिए हमें 1, 2, 3 ही डालना है, अन्यथा याद रहे आवासा नहीं डालना है। और यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम गद्य की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पर लेखक डालेंगे, और अगर पद्य की व्याख्या कर रहे हैं तो रचयिता लिखेंगे। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं या इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। ये गद्य है, इसलिए हम लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो बस संदर्भ पूरा हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या की ओर। तो वहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू करेंगे। ठेले पर लदे हुए बर्फ को देखकर लेखक कहता है कि एक मेरा मित्र है जिनका जन्म स्थल अल्मोड़ा है। वह पल भर उसे बर्फ को एकटक देखते रहे। बर्फ से उठती हुई भाप को देखकर वह बोले कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। मेरे मन में तुरंत यह शीर्षक प्रवेश कर गया, ठेले पर हिमालय। मैं आपको इसलिए बताना उचित समझता हूँ कि यदि आप एक नए कवि हों तो आप इसे ले जाएं और इस पर 200-300 पंक्तियों में रचना कर दीजिए। यह शीर्षक बहुत ही रुचिकर है। यदि आपकी नई कविता में रुचि नहीं है और सुललित कवि हैं तो झड़प लगावें कि नीचे उतर जाएं। ऊंचे शिखर पर बंदरों की भांति क्यों बैठे हो, ठेले पर चढ़ो और चाय पान आदि की दुकानों पर बिको। ये हमारे पहले अध्याय की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद हमारा अगला सवाल था 3 नंबर में। क्या सवाल था? 3 नंबर में हमारा सवाल था, हिमालय की शोभा क्या है। तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और लिखेंगे, हिमालय की शोभा बर्फ है। ये हमारा तीसरा सवाल का आंसर हो गया। तो बस पहले अध्याय के तीनों सवाल पूरे हुए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम ठेले पर हिमालय पाठ के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा या आपके पेपर में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। अतः आपको एक जानकारी बताते चले, इन लाइनों के नीचे हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पर इन लाइनों के नीचे आपको लाइनें खींची हुई मिल जाएंगी, जिन लाइनों की आपको व्याख्या करनी होती है। इन लाइनों के साथ पैराग्राफ के नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कुछ इस तरह से होंगे। प्रश्न करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा सवाल है, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कहाँ गया।
तो देखा जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची हैं हमें उन लाइनों की व्याख्या करनी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद नंबर 1 नंबर 2 करके लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ पूछ रहा है इसलिए सबसे पहले हम संदर्भ ही लिखेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और फिर इसके आगे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। और लाइन को बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसके लिए साथ ये भी लिख देते हैं लेखक बर्फ को निकट से देखने के लिए कौसानी जाता है। वह रास्ते में पड़े मुख्य दृश्यों का वर्णन करता है। ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया संदर्भ। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। पॉइंट नंबर 2 करके हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और आगे लिखेंगे लेखक बताता है कि कौसानी जाने के लिए नैनीताल से रानीखेत जाना पड़ता है और रानीखेत से मझकाली के दुर्गम मोड़ों को पार करते हुए एक रास्ता कोसी जाता है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को जाती है और दूसरी सड़क कौसानी को जाती है। यह मार्ग अत्यंत कष्टप्रद और दुर्गम है। मार्ग में पानी कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। सूखे सूखे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। हरे भरे दृश्य देखने को मन तरस जाता है। ढालों को काट कर टेढ़े मेढ़े खेत तैयार किए जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इस पैराग्राफ की रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हुई। इन लाइनों में ज़्यादा कठिन या मुश्किल नहीं होता है क्योंकि इनको लेखक की भाषा में पढ़ना है और अपनी भाषा में लिख देना होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और उसमें हमें एक सवाल का आंसर लिखना होता है। तो सवाल क्या था? सवाल था हमारा कि लेखक बर्फ़ को पास से देखने के लिए कहाँ गया। तो पॉइंट नंबर 3 डाल के इसके बाद इसका आंसर लिख देंगे बर्फ़ को पास से देखने के लिए लेखक कौसानी गया या गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज का सवाल है निम्नलिखित पंक्तियों की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ इस तरह से नीचे एक पैराग्राफ है और इसके ठीक नीचे आपसे इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कुछ इस तरह से होंगे। प्रश्न के पहले पॉइंट में पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरे में पूछेगा कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ये 3 सवाल आपसे 1 2 3 करके पूछे जाएंगे इसी पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ आधा ही लिखा है, आगे हमने पूरा लिख दिया है क्योंकि ठीक इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आएगा जो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं हमने दो लाइनों के नीचे रेखाएं खींच दी हुई हैं। आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। अभी जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक आपको क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल उसी तरह से आया हुआ दिखाई देगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या है। कुछ इस तरह का आपका पैराग्राफ दिखाई देगा आपके क्वेश्चन पेपर में जिसके हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। देखते हैं लाइनों में क्या लिखा है। इस पैराग्राफ में लिखा है कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अनखाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। सामने की घाटी में इसे कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसी खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली
वेलों की लड़ियों सी नदियाँ मन में बेसाख्त यहाँ आया कि इन बला की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लें, आँखों से लगा हूँ। कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसमें इसके जो रेखाएं खींची होंगी उन लाइनों की हमें व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद तीसरा सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके आगे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत से उद्धृत है। यह यात्रा वृत्तांत हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित है। यहाँ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है तथा कौसानी की पर्वत श्रृंखला के आसपास के सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर हमारा संदर्भ खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो पॉइंट नंबर 2 में थी। इसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और उसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और आगे लिखेंगे, धर्मवीर भारती कहते हैं कि कौसानी के सामने की घाटी के सौंदर्य और उसके आकर्षण से खींचा हुआ मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। वह कैत्यूर घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। जिस प्रकार कोई सुंदरी अपने सौंदर्य को अपने आंचल में छिपा कर रखती है, उसी प्रकार कौसानी की इस पर्वत श्रृंखला ने कत्यूर घाटी के सौंदर्य को छिपा रखा था। कत्यूर घाटी के सौंदर्य में जो आकर्षण है, उससे आकर्षित होकर निश्चित ही प्रेम, सौंदर्य तथा संगीत के उपासक यक्ष और किन्नर यहाँ आते रहते होंगे। तात्पर्य यह है कि इस कत्यूर घाटी के सौंदर्य से आकर्षित होकर देवता भी यहाँ आने के लिए उत्सुक रहे होंगे। यह घाटी लगभग 50 मील चौड़ी है। इस घाटी में हरे भरे खेत भी हैं जो हरी मखमली चादर के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ गेरू की लाल लाल शिलाएं काटकर रास्ते बनाए गए हैं जो लाल रंग के हैं और अत्यंत आकर्षक लगते हैं। इन लाल लाल रास्तों के किनारे सफ़ेद पर्वत खड़े हैं जो ऐसे लगते हैं मानो सफ़ेद रंग की कोई रेखा खींच दी गई हो। उलझी हुई बेलों की लड़ियों के समान नदियाँ वहाँ गथी हुई प्रतीत होती हैं। इसी सौंदर्य ने मेरा मन मोह लिया और सहसा मेरे मन में यह विचार आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर अपनी कलाई में लपेटकर आँखों से लगा लूँ। ये हमारे लेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद हमसे तीसरा सवाल पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर डाले थे। तीसरा सवाल हमारा क्या था? तीसरे में हमसे पूछ रहा था कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। इसका हमें नाम लिखना है। उसका पॉइंट नंबर 3 डाल के नीचे लिख देंगे, कत्यूर घाटी में अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ये हमारा तीसरे सवाल का भी आंसर पूरा हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।